गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, का अध्ययन करेंगे। बेटा, आप तो जानते हैं कि जो डस्ट होता है उसे हम कहते हैं कण। क्या कहते हैं बेटा? जो डस्ट होता है उस डस्ट को कहा जाता है कण, और जो स्नो होता है इसे कहा जाता है बर्फ। बर्फ के कण। डस्ट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लैंड। डस्ट बट नॉट, यहां पर इस डस्ट का मतलब है बर्फ के छोटे छोटे कण। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। क्लियर हो गया? टाइटल तो बड़ा सीधा है, डस्ट ऑफ स्नो। लेकिन बेटा, मानव के मस्तिष्क में एक भाव होता है जिसे हम कहते हैं निगेशन। या ऐसा कहिए निगेटिव भाव। और कुछ परिस्थितियां ऐसे आती हैं कि निगेटिव भाव को समाप्त करके वहां पर पॉजिटिव भाव आ जाते हैं। जैसे व्यक्ति के सामने कोई घटना घटित हो जाती है, धन हानि हो जाती है, प्रॉपर्टी की हानि हो जाती है, असफलता मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो निगेशन में आ जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिप्रेस्ड हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे नया जीवन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वो नया जीवन पा जाता है। और जब नया जीवन पाता है बेटा, तो उसका बहुत समय बच जाता है। उसका क्या होता है? ढेर समय क्या होता है? बच जाता है। टाइम, जो समय होता है से सुरक्षित हो जाता है। बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि मानव के जीवन में निगेशन आता है, डिप्रेशन आता है बेटा। व्यक्ति निराश हो जाता है, और निराश होने के कारण क्या होता है? हानि होता है। दुख की हानि हो गई, असफलता हो गया, धन की हानि हो गई, इसके कारण निराश हो जाता है। लेकिन उसी निराश परिस्थितियों में कुछ क्या कहते हैं, पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं और व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है। और जब व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है तो व्यक्ति का जीवन जो है वो तो पॉजिटिव हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसका समय भी बच जाता है। इतना क्लियर हुआ बेटा? समय था वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय था। कवि ने प्रथम विश्व युद्ध को देखा था, और उस विश्व युद्ध के हुई अपार हानि को देख करके आपका कवि बिल्कुल डिप्रेस्ड था, बिल्कुल निराश था, दुख से भरा हुआ था। अतः इस कविता की रचना
कवि ने सन 1923 ईस्वी में की। संभवतः सन 1914 से लेकर के 18 तक या 19 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। और इस कविता की रचना किस लिए हुई? 1923 में हुई। तो हमें लगता है कि इसकी थीम क्लियर हो गई होगी। कवि जो था वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुए नुकसान को देख करके, हानि को देख करके बहुत ही डिप्रेस्ड था और अपने डिप्रेशन को आपसे साझा करने के लिए उसने कविता की रचना किया जिसका शीर्षक दिया डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर हुआ? उसने क्या दिया भैया? डस्ट ऑफ स्नो। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। तो आइए फिर हम आगे देखते हैं। जब इसकी थीम क्लियर हो गई कि डस्ट ऑफ स्नो, थीम तो क्लियर हो गई, तो बेटा इसमें दो चीजें हैं। एक तो है क्रो, CROW, और दूसरा है बेटा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, ये दोनों की अगर बात किया जाए बेटा, ये सिंबल हैं। क्या है? सिंबल हैं। किसके सिंबल हैं? These two things, first of all, crow and the second is hemlock tree, are the symbol of sorrow, as well as depression. ये दोनों दुख के और किसके सिंबल है बेटा? निराशा के सिंबल है। क्लियर हो गया? दो चीजों की बात की गई है, क्रो की और दूसरा हेमलॉक ट्री की। ये दोनों दुख के सिंबल हैं, लेकिन हम इन्हें अशुभ मानते हैं या कवि के अनुसार इनको अशुभ माना जाता है। कौवा तो आप जानते हैं, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है, जिसका बीज, जिसका पत्ता, जिसका सब कुछ जहर होता है। ये दोनों सिंबल हैं किसके? अशुभ के। क्लियर हो गया? लेकिन इसी अशुभ चिंतन के साथ आपके कवि को क्या कहते हैं, प्रसन्नताएं मिल जाती हैं। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे क्या है। क्लियर हुआ? तो इसके सारांश पर ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा क्या कहते हैं, हिंदी में मैं अगर आपके सामने गीत लिख दूं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कौवा आया रे, कौवा आया रे। कौन आया भैया? कौवा आया रे। और डाली को हिलाया। किसको? डाली को हिलाया। कौवा आया रे, डाली को हिलाया। क्लियर हुआ? और गिरने लगी बर्फ। क्या हुई भैया? गिरने लगी बर्फ। गिरने लगी बर्फ। कैसे? झर झर के, झर झर के गिरने लगी बर्फ, झर झर के हेमलॉक के पेड़ से। कहाँ से भैया? एक पेड़ का नाम है हेमलॉक के पेड़ से। कौवा आया रे। कौन आया? कौवा। डाली को हिलाया। किसको हिलाया? डाली को हिलाया। गिरने लगी बर्फ झरझर के हेमलॉक के पेड़ से। क्लियर हुआ है? हृदय बदला, मूड बदला। क्या बदला भैया? हृदय बदला। हृदय बदला, मूड बदला।
मूड बदला। भैया हृदय बदला, मूड बदला, बचा समय पछताने का, बचा समय पछताने का, बचा समय पछताने का, बचा समय पछताने का। देखो भैया, सब सारांश छिपा है। कौवा आया रे, कौन है? कौवा आया रे, डाली को हिलाया, डाली को क्या किया? हिला दिया। गिरने लगी बर्फ झरझर की, बर्फ झरझर के गिरने लगी। हेमलाक के पेड़ से हृदय बदला, मूड बदला, बचा समय पछताने का। जिस समय बैठ करके पछता रहा था आपका कवि, वह समय भी क्या हो गया? बदल गया। बेटा एक वृक्ष है जिसे कहा जा सकता है कि हेमलाक का पेड़। किसका वृक्ष है भैया? हेमलाक का वृक्ष है। और ये हेमलाक का वृक्ष जो है ये भैया एकदम बर्फ से लदा हुआ है। किससे बर्फ से लदा हुआ है? हेमलाक का पेड़। हेमलाक का जो पेड़ है वो बर्फ से एकदम क्या है? लदा हुआ है। आपका कवि बड़े ही दुखी मिजाज में इस वृक्ष के नीचे पहुंचता है, और हो सकता है पहुंचा ना हो तो बैठा रहा हो। आपका कवि जो है बेटा इसी वृक्ष के नीचे क्या होता है? पहुंच जाता है। और जब कभी पहुंच जाता है, अचानक एक वर्ड आता है जिसे आप कहते हैं क्रो। क्या आता है? एक क्रो आता है और इस डाली पर बैठ करके इसे हिला देता है। बर्फ गिरने लगती है, और बर्फ गिरने पर कवि का मिजाज बदल जाता है, अर्थात उसके अंदर से दुख चला जाता है, उसके अंदर का निराशा चली जाती है, वह खुश हो जाता है। अब वो पछता नहीं रहा है कि जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दीजिए। टाइटल अर्थ क्लियर हुआ? तो देखते हैं बेटा कविता को। कविता कहती है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी। आपका कवि हेमलाक के पेड़ के नीचे पहुंचा था या बैठा था। एक पंछी आया जिसे आप क्रो कहते हैं हेमलाक के पेड़ पर। दबे माने ढंग, क्रो माने कौवे के, शौक माने हिलाने, कौवे के हिलाने के ढंग से, अर्थात कौवे ने हेमलाक के ट्री की डाली को इस प्रकार से हिलाया, कौवे ने हेमलाक की डाली को इस प्रकार से हिलाया। डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर। कहां पर भैया? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर कौवे ने हेमलाक की डाली को इस प्रकार से हिलाया। द पोएट वाज अंडर द ट्री हुज नेम इज हेमलाक, ए बर्ड हु केम नेम्ड क्रो, हु सॉक द ब्रांच ऑफ ट्री इन दिस वे, जिसने डाली को इस प्रकार से हिलाया कि डस्ट ऑफ स्नो, भैया बर्फ के जो कण थे, क्या थे? बर्फ के जो कण थे, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम द हेमलाक ट्री, हेमलाक ट्री से गिरने लगे। कि हेमलाक नामक पेड़ से बर्फ के कण झर झर के गिरने लगे। क्लियर हुआ रे? सॉरी क्लियर हो गया भैया? मैं गलत बोल गया। तो कौवे ने हेमलाक की डाली को मेरे ऊपर इस प्रकार से हिलाया कि हेमलाक के पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिरने लगे। दूसरे स्टेंजे में हैज गिवन माई हार्ट, वाह वाह वाह, बहारो फूल वर्षाओ,
आगे तो आप जानते हैं। हैज गिवन, बेटा उस बर्फ का गिरना ने दे दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज एक परिवर्तन, आप मूड माने प्रतिक्रिया, सॉरी मूड मिजाज। बेटा जो बर्फ हेमलाक के पेड़ से गिर रही थी, उस बर्फ ने हैज गिवन दिया, माई हार्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, हृदय में परिवर्तन, मेरे हृदय के मिजाज में उसने परिवर्तन पैदा कर दिया। जहां पर मैं दुखी था, जहां पर मैं डिप्रेस्ड था, जहां पर मैं फुल ऑफ सैरो था, थिंकिंग अबाउट द लॉस ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, मेरी हृदय पटल बदल गया, मेरा मस्तिष्क बदल गया। एंड सेव्ड, और बच गया, सम माने कुछ, पार्ट माने समय ऑफ द डे, दिन का, मेरे उस दिन का कुछ समय बच गया। आई हैड रूड, आई मीन्स मैं, हैड रूड माने पश्चाताप करता, जिस समय पर बैठ करके मैं पश्चाताप करता, वह मेरे दिन का समय भी बदल गया, बच गया। कितना अच्छा हुआ, समझ रहे हो बेटा। तो कौवा भगवान कृष्ण थे और उन्होंने अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया कि हे पार्थ, न कोई मरता है न कोई मारता है। आगे आप जानते हैं। तो कवि के हृदय का दुख समाप्त हो गया, कवि के हृदय का दुख गायब हो गया। तो इस प्रकार से लेसन आपका समाप्त हो गया। बेटा यहाँ पर तुकांतक शब्द देखना है, तुकांतक शब्द जिनका उच्चारण सेम होता है। क्रो है CROW, तो क्रो का सेम उच्चारण है, और स्नो का SNOW। क्रो ओ, स्नो ओ। मी का है ट्री, मी का है ट्री। और देखते हैं, हार्ट का है पार्ट, हार्ट का है पार्ट, और मूड का है रूट, मूड का है रूट। बेटा परीक्षा में अगर तुकांतक शब्द आ जाए तो जिनके उच्चारण सेम होते हैं, क्रो ओ, स्नो ओ, मी ई, ट्री ई, हार्ट आर्ट, पार्ट आर्ट, मूड वुड, रूड वुड। तो बेटा ये शब्द आपस में तुकांतक हैं, जिन्हें राइमिंग वर्ड कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है भैया? राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो भैया यहीं पर ये पोएम समाप्त होती है। इसकी क्या कहते हैं सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक के लिए आप हमें आदेश दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों आप विद्यालय में संपर्क करें और एडमिशन के लिए जागरूक हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।